और अनुवाद इस विषय पर जो श्रृंखला हमारी चल रही है उसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे अनुवादक के गुणों पर और उसकी योग्यताओं पर। किसी भी कार्य के लिए कर्ता की योग्यताएं, अर्हताएं, गुणवत्ताएं, इनकी अपेक्षा होती है और अनुवाद के क्षेत्र में, संदर्भ में विशेष रूप से, क्योंकि अनुवाद एक तकनीकी विषय है, एक तकनीकी अनुशासन भी है और तकनीकी विषय पर अधिकार अर्जित करने के लिए निश्चित रूप से अभ्यास की आवश्यकता होती है, अनुभव की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो नौसिखिए अनुवादक होते हैं, जो अनुवाद कार्य प्रारंभ करते हैं, उनके मन में एक विश्वास की कमी दिखाई देती है, एक संदेह और संशय बना रहता है कि पता नहीं मैं जो अनुवाद कर रहा हूं या जो मैंने अनुवाद किया है वह ठीक भी है या नहीं है, उसमें कहीं कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई चूक तो नहीं है, कहीं कोई अर्थ का अनर्थ तो नहीं हो गया है। ये भय बना रहता है और स्वाभाविक है, किसी भी कार्य में हम बार बार सामान्य विषयों के अध्ययन में भी इस बात को रेखांकित करते हैं कि अभ्यास आत्मविश्वास पैदा करता है। हमारे यहाँ तो कहा ही गया, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अनुवाद के संदर्भ में तो यह विशेष रूप से सार्थक उक्ति है। कोई भी व्यक्ति जन्मजात अनुवादक नहीं होता, वह अनुवाद कला यहीं आकर उचित शिक्षण प्रशिक्षण से, औपचारिक अध्ययन अध्यापन से वह इस कला को अर्जित करता है। यह कला कमाई जाती है और उसके लिए अनुवादक को श्रम भी करना पड़ता है, साधना भी करनी पड़ती है, परकाया प्रवेश भी करना पड़ता है। उसी के लिए अनुवाद करने के पहले अनुवादक को मूल रचना जो स्रोत भाषा में उपलब्ध है उसका गहन गंभीर अध्ययन अवलोकन करना होता है, उसके निहितार्थ और मूलार्थ को समझना होता है, क्योंकि भाषा का अनुवाद संभव नहीं होता। जो कथ्य है, जो वस्तु है, जो विचार है और जो भाव है, उसका अंतरण करना ही संभव होता है और वह भी सरल उस रूप में नहीं है, लेकिन असंभव और दुस्साध्य भी नहीं है, असाध्य भी नहीं है। यदि अनुवादक के पास आत्मविश्वास है, सुदीर्घ अनुभव है, सतत अभ्यास है, तो वह द्रुत गति से अनुवाद करता है। जो लोग, जो अनुवादक, अनुवादविद बरसों से अनुवाद कर रहे हैं, जिन्होंने अनुवाद के मर्म को जान लिया है, प्रक्रिया प्रविधि को जान लिया है, जो अनुवाद से या अनुदित कार्य से अपेक्षाओं को भली भांति समझते हैं, क्योंकि भाषा का भी अपना एक मनोविज्ञान होता है, अनुवाद के ग्राहक यानी उपभोक्ता का, उसका भी एक मनोविज्ञान होता है और समय सापेक्ष आवश्यकता और अपेक्षा भी स्पष्ट होती है। अगर ये सब उसके सामने पारदर्शी है, स्पष्ट है, तो वह मशीन से भी अधिक गति से अनुवाद करता है। बहुत से लोग हैं
जो अनुवादविद हैं, जिनका अनुवाद करने की उस कला पर पूर्ण अधिकार है, कैसा भी अनुवाद हो, वो विधिवत अनुवाद भली भांति द्रुत गति से करते हैं। कभी कभी अनुशासन बदलने पर थोड़ी कठिनाई आती है। मान लीजिए कोई मानविकी का अनुवाद करता है, कोई जनसंचार माध्यमों की सामग्री का अनुवाद करता है और अचानक उसे तकनीकी फील्ड का, प्रौद्योगिकी क्षेत्र का या विधि के क्षेत्र का अनुवाद करने को कहा जाए, तो हो सकता है प्रारंभ में थोड़ी असुविधा हो, थोड़ी कठिनाई लगे, थोड़ा कठिन लगे, लेकिन उसमें भी जब वो सतत प्रयासरत रहता है, अभ्यासरत रहता है, तो धीरे धीरे उस क्षेत्र पर भी उसका अधिकार बन जाता है। इसलिए अनुवादक यदि सक्षम है, दक्ष है, तो किसी भी प्रकार की सामग्री का अनुवाद हो, कुछ कम कुछ ज़्यादा समय लेकर वह उसका अच्छा अनुवाद कर पाता है। वास्तव में अनुवाद में जिसको हम कहते हैं हाउलर्स इन ट्रांसलेशन वो ना हो, ब्लंडर्स इन ट्रांसलेशन वो भी ना हो, अर्थ का अनर्थ अनुवाद में ना हो जाए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अनुवादक को अतिरिक्त प्रयत्न तो करने ही होते हैं, क्योंकि उसे 2 भाषाओं का अधिकार अर्जित करना होता है, श्रुत भाषा और लक्ष्य भाषा। दोनों भाषाओं के मनोविज्ञान को समझना होता है, वैयाकरणिक व्यवस्था को समझना होता है, वाक्य की संरचना, शब्द चयन की प्रक्रिया, इन सब बातों से उसे भली भांति परिचित होना पड़ता है, अवगत होना पड़ता है, तभी वह उसके साथ न्याय भी कर पाता है। इसलिए प्रारंभ में नए नए अनुवादकों को अनुवाद कार्य दुष्कर सा, कठिन सा लगता है, लेकिन जैसे जैसे वह अनुवाद करता चला जाता है, भांति भांति के अनुशासन की सामग्री से जुड़ता है, उसका अनुवाद करता है, प्रयत्नशील रहता है, तो उसे स्वयं ये बोध होने लगता है कि उसके अनुवाद में कहीं कमी है तो क्यों है, क्या है। वह उसका संशोधन, संवर्धन, परिवर्धन भी करता है, संपादन भी करता है, और फिर उस अनुवाद को वो और बेहतर कर सकता है। ये बात हमेशा स्मरणीय है कि अनुवाद कोई अंतिम नहीं होता। यानी किसी अनुदित कार्य के बारे में कोई अनुवादक यह नहीं कह सकता कि यह सर्वश्रेष्ठ अनुवाद है या इससे बेहतर अनुवाद कोई और कर ही नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम स्वयं अपने किए हुए अनुवाद को थोड़े अंतराल के बाद 2-4-6 महीने के बाद दोबारा से करने बैठें तो हमें ही प्रतीत होता है कि हमारे द्वारा किए गए अनुवाद में अभी कुछ कमियां हैं, अभी कुछ त्रुटियां हैं, अभी कुछ संशोधन, संवर्धन की संभावनाएं हैं। यह इसलिए भी होता है क्योंकि मानसिक विकास या ज्ञान के अर्जन की प्रक्रिया ये सतत है, चलती रहती है। उसमें भाषा का अर्जन भी है, उसमें विषय वस्तु का बोध भी है, और उसमें अनुवाद कला की समझ भी है। ये परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन होता है। इसलिए एक ही रचना के एकाधिक 10, 12, 15, 20 अनुवाद भी देखने को मिलते हैं। उन सब में कुछ कुछ अंतर भी हो सकता है, लेकिन उन सभी अनुवादों को हम एकदम अच्छा और एकदम बुरा नहीं कह सकते। किसी भी अनुवाद में कहीं कोई अनुवादक की दृष्टि विशेष प्रतिबिंबित होती है। वह किस नज़रिए से, वह किस दृष्टि से अनुवाद करता है, उसका मंतव्य, उसका उद्देश्य क्या होता है, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए मित्रों, अनुवादक को इन सब बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए
क्योंकि अनुवाद वस्तुतः है तो विडंबनाओं की विधा। अंतर विरोध अनुवाद में प्रचुर मात्रा में दिखाई देते हैं। अनुवाद मूलवत हो नहीं सकता, ये उसका पहला बड़ा दुर्भाग्य है। फिर भी अपेक्षा अनुदित सामग्री के ग्राहक की यही होती है कि उसे मूलवत सामग्री चाहिए, यानी स्रोत भाषा में जिस रूप में सामग्री उपलब्ध है उसी रूप में वह चाहता है लक्ष्य भाषा में उसे प्राप्त हो जाए। विश्व का कोई अनुवादक स्रोत भाषा की सामग्री को, कथ्य को यथारूप यथावत लक्ष्य भाषा में अंतरित कर नहीं सकता, यह असंभव सा कार्य है। लेकिन अपेक्षा ग्राहक की, अनुदित सामग्री के पाठक की यही होती है। उसका पूरा भरोसा, उसका पूरा विश्वास अनुवादक पर होता है कि मुझे अंग्रेजी में उपलब्ध किसी भी विषय और वस्तु को, चाहे वो कविता हो या गद्य रूप हो, वह विज्ञान और तकनीक की सामग्री हो, वह शिक्षा और ज्ञान की सामग्री, उसे लगता है कि मुझे बिल्कुल उसी रूप में मेरी भाषा में यानी लक्ष्य भाषा में उपलब्ध कराया जाए। लेकिन हम जो अनुवाद करते हैं, जो अनुवादक हैं, वही जानते हैं कि ऐसा 100% तो संभव नहीं हो पाता। बहुत निष्ठा से, बहुत ईमानदारी से, पूरे समर्पण से हम अनुवाद करते हैं, लेकिन तो भी कहीं शब्द की सीमा, कहीं पद की सीमा, कहीं वाक्य की सीमा, कहीं मुहावरे लोकोक्ति की सीमा, कहीं प्रयुक्ति की सीमा, न जाने कितनी प्रकार की सीमाएं अनुवादक के सामने आती हैं। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि अनुवाद कार्य में श्रम नहीं लगता, कुछ करना नहीं पड़ता, मूल भाषा में, स्रोत भाषा में जो उपलब्ध है उसे लक्ष्य भाषा में बदलना मात्र है अनुवाद, वो वास्तव में अनुवाद के मर्म को नहीं जानते। अनुवाद की साधना सापेक्ष यात्रा से अवगत नहीं है। कहा भी जाता है, जिसके पांव न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो प्रसव की पीड़ा तो माँ ही जानती है। इसलिए अनुवाद को हम एक साधना सापेक्ष अनुशासन के रूप में, कार्य के रूप में देखते हैं। मूलवत हो नहीं सकता, यह पहली विडंबना है। मूल से अधिक बेहतर, सुंदर बनाने का प्रयत्न यदि कोई अनुवादक करे तो सिद्धांततः उसकी अनुमति नहीं है, क्योंकि यदि मूल से बेहतर हो गया अनुदित कार्य, अनुवाद कार्य, तो फिर वह अनुवाद नहीं रहेगा, वो या तो पुनर्सृजन हो जाएगा, रिक्रिएशन, या अनुसृजन हो जाएगा, ट्रांसक्रिएशन। यानी अनुवादक की अपनी रचना धर्मिता, सृजनशीलता उसमें शामिल हो जाएगी, तो मूल रचना और रचनाकार के साथ तो एक प्रकार से धोखा है। इसलिए मूलवत होगा नहीं, मूल से बेहतर करने की अनुमति नहीं है, और मूल से इतर कुछ और, कुछ कम बेहतर, कुछ भिन्न रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति भी सिद्धांततः अनुवादक को नहीं है। क्योंकि अनुवाद के सिद्धांत, अनुवाद का स्वरूप, अनुवाद की प्रक्रिया, अनुवाद के लक्षण, अनुवाद का हेतु, अनुवाद के प्रयोजन, ये सब इस बात की ओर संकेत करते हैं कि अनुवाद क्यों करना है, किसके लिए करना है, किस प्रकार का करना है, किस प्रकार का नहीं करना है, ये सब उसके साथ जुड़ जाता है। इसलिए मित्रों, ये विडंबना की, अंतर्विरोधों की विधा है। मूल और अनुवाद ये अवधारणात्मक दृष्टि से भिन्न है, दोनों में अंतर है। जो मूल है वो मूल ही रहता है, और जो अनुवाद है उसको मूल के संदर्भ में ही याद किया जाता है। अगर प्रेमचंद की किसी रचना का अनुवाद
अंग्रेजी या भारतीय भाषा में होना है, तो उसको पढ़ने वाला, उसका आनंद लेने वाला जो ग्राहक और पाठक है, उसके मनोमस्तिष्क में ये रहता है कि वो प्रेमचंद की फला रचना को पढ़ रहा है, उपन्यास या कहानी को पढ़ रहा है। और अगर उसे दोनों भाषाओं का ज्ञान है, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, तो पढ़ते हुए वह तुलना भी कर सकता है, अंतर भी कर सकता है और अनुवाद के स्तर को विवेचित भी कर सकता है। इसलिए मूल और अनुवाद दो भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं, आइडेंटिटी हैं। ये अपेक्षा संभवतः समुचित नहीं है कि अनुदित रचना को मूलवत बना दिया जाए। यथा संभव मूल के निकट पहुंचने का प्रयत्न अनुवादक अगर ईमानदार है तो करता है। यूं दोनों में युग युगांतर का अंतर भी होता है। अगर आज हम शेक्सपियर का अनुवाद करें तो शेक्सपियर का युग क्या था, समय क्या था, मानसिकता क्या थी, चारित्रिक वैशिष्ट्य क्या था, कथा वस्तु की संरचना क्या थी, ये उस युग में जाना पड़ेगा और उस युग के बोध को हमें वर्तमान युग में अंतरित करना होगा। तो ये भी देखना होगा कि जो ग्राहक है उसका युग और जो रचना है उसका युग, उन दोनों में बहुत दूरी है, बहुत अंतर है। तो एक ऐसी स्थिति में अनुवाद करना होता है, एक ऐसे रूप में अनुवाद करना होता है कि ग्राहक के लिए सहज ग्राह्य हो, बोधगम्य हो, विश्वसनीय भी बन जाए। यदि अनुवाद जैसा कि कहते हैं लोग कि मूलवत होना चाहिए, यदि मूलवत हो जाएगा तो फिर किसी एक की, या तो मूल की या अनुदित रूप की, किसी एक की हत्या तो होगी। यानी किसी एक को तो अपनी पहचान समाप्त करनी होगी, जबकि सिद्धांततः जीवित दोनों को रखना है, मूल को भी और अनुदित रचना को भी। इसलिए मित्रों, इस बात को ध्यान में रखना है कि हम असंभव को संभव बनाने की अपेक्षा अनुवादक से न करें। अनुवादक की अपनी सीमाएं हैं, अनुवादक के सामने भाषा की बहुत सारी सीमाएं हैं, व्याकरण की, भाषिक व्यवस्था की और भाषा के मनोविज्ञान की भी सीमाएं हैं। इसलिए ये तार्किक नहीं लगता कि अनुवाद मूलवत होना चाहिए। सिद्धांत के रूप में जिन लोगों ने चिंतन मनन किया है वो कहते हैं यथासंभव मूलवत होना चाहिए। ये जो यथासंभव है ये एक प्रकार का अनुवाद और अनुवादक का रक्षा कवच भी है, क्योंकि मूलवत हो नहीं सकता। इसलिए जितना हो सके मूल के निकट पहुंचने का प्रयत्न अनुवादक को करना चाहिए। अनुवादक को परत दर परत शब्दों के आवरण खोलने पड़ते हैं। उसे स्रोत भाषा की संरचना को लक्ष्य भाषा में अंतरित करना होता है और लक्ष्य भाषा की संरचना के साथ कोई अनर्थ ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना होता है। इसलिए अनुवाद भले ही कुछ अंतर विरोधों, कुछ विडंबनाओं की विधा प्रतीत होती हो, लेकिन उसकी सार्थकता, उसकी प्रासंगिकता, उसकी उपादेयता ये तो निरंतर बढ़ रही है, उसकी स्वीकृति बढ़ रही है। अब तो मूल रचना और रचनाकार की अपेक्षा यह होती है कि उसे सीमित दायरे से निकालकर, क्योंकि वो लक्ष्य भाषा तक सीमित है, स्रोत भाषा तक सीमित है, उसे लक्ष्य भाषा में ले जाने का अर्थ ही है कि रचना और रचनाकार को कुएं से निकालकर समुद्र में उतारना। इसलिए अनुवाद मूलवत होना चाहिए, ये आदर्श स्थिति है। अनुदित सामग्री या रचना में मूल की गंध, मूल का आस्वाद और मूल के कलेवर को बरकरार रखना ये अनुवादक से अपेक्षित होता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो मूल रचना और रचनाकार के साथ अन्याय प्रतीत होगा।
इसलिए बात चाहे अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, भारतीय भाषाओं से हिंदी, हिंदी से भारतीय भाषाओं के अनुवाद की हो, विदेशी भाषाओं से भारतीय भाषाओं में अनुवाद की स्थिति हो, हमें उस मूल के संस्कार को जीवित रखना अत्यंत आवश्यक होता है। उसकी संस्कृति को बचाकर रखना यह अत्यंत आवश्यक होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो अनुदित सामग्री है, अनुदित रूप में उपलब्ध प्रस्तुत जो रचना है, उसमें मूल का चरित्र बरकरार रहना चाहिए, मूल की गंध रहनी चाहिए। अगर वाल्मीकि की रामायण में राम का जो रूप उभर कर आया है और वह रूप अगर तुलसी की रामचरितमानस में खंडित हो जाए, बदल जाए, तो इसकी स्वीकृति नहीं है। राम कथा का जो एक प्रकार से स्वरूप है, जो लक्ष्य और उद्देश्य है, उसको तो हर रचना और रचनाकार ने यथावत रखने का प्रयत्न किया है। भले ही उसके स्वरूप पर, यानी रचना के स्वरूप पर, विधा पर परिवर्तन की स्थिति देखी जा सकती है। महाकाव्यात्मक रचना को एक कविता के रूप में, एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, कहानी उपन्यास के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु राम तो राम ही है, राम कथा तो राम कथा है। मर्यादा के स्वरूप को हम रचना में या बदलते युग में परिवर्तित नहीं कर सकते। इसलिए मूल का आस्वाद और मूल का कलेवर ये बरकरार रहना चाहिए। हालांकि पूरी साधना शक्ति से, परकाया प्रवेश की प्रक्रिया से हम मूलवत आस्वाद को जीवित नहीं रख पाते। उसके कारण हैं, उसकी सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी सिद्धांततः अनुवाद में ये कहा जाता है, न छोड़ो न जोड़ो। यानी मूल रचना में अनुवादक को अनुमति नहीं है कि वो कुछ छोड़ दे, अनुमति नहीं है कि वह कुछ अपनी तरफ से जोड़ दे। यदि वह पुनर्सृजन कर रहा है, यदि वह अनुसृजन कर रहा है, तो फिर वह स्वतंत्र है। फिर उसे अपनी रचना को स्रोत भाषा में उपलब्ध किसी रचना का अनुवाद कहने का अधिकार नहीं रहता। उससे प्रेरणा ले सकता है और उस प्रेरणा से वो रचना को एक नवीन आकार और रूप दे सकता है। इसलिए यह जो न छोड़ो न जोड़ो वाला सिद्धांत है, ये व्यावहारिक सिद्धांत तो नहीं है, आदर्श सिद्धांत है। लेकिन जो अनुवाद करता है, जो अनुवाद करते हैं, वो जानते हैं कि अनेक बार ऐसा होता है कि न चाहते हुए भी कभी कभी कुछ छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको छोड़कर भी काम चल रहा है। और कभी कभी न चाहते हुए भी कुछ जोड़ना भी पड़ता है, स्पष्टीकरण के लिए, स्पष्टता के लिए, बोधगम्यता के लिए। यदि कहीं कुछ लक्ष्य भाषा में जोड़ा भी जाए, वाक्य में, शब्द में, पदबंध में, पद में, उसके समतुल्य मुहावरा या लोकोक्ति का प्रयोग किया जाए, तो ये किया जा सकता है। बिना कुछ छोड़े और बिना कुछ जोड़े हम आदर्श अनुवाद या अच्छा अनुवाद ये नहीं कर पाते। हालांकि सिद्धांत हमें बाध्य करता है, प्रेरित करता है कि आपके पास बीइंग ए ट्रांसलेटर, एक अनुवादक के रूप में ये अधिकार नहीं है। और हम यानी अनुवादक ये चाहता भी नहीं है। अनुवाद करने से पहले वह ये सोच कर नहीं बैठता कि मुझे इसमें कुछ छोड़ना है या कुछ जोड़ना है। किंतु अनुदित सामग्री या रचना, इसकी अपेक्षा होती है कि अगर
ज़रूरत पड़े, आवश्यकता पड़े तो कहीं कुछ जोड़ने और छोड़ने से यदि अनुवाद बेहतरीन हो जाए, पारदर्शी हो जाए, बोधगम्य हो जाए, तो वह लिबर्टी, वह छूट अनुवादक लेता है, ले सकता है। हालांकि अपेक्षाएं अनुवादक से यह होती हैं कि अनुदित रचना यदि अंग्रेजी में उपलब्ध रचना है, प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर की रचना है, या मुंशी प्रेमचंद की रचना हिंदी में उपलब्ध है, तो इन अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी में अनुदित रचनाओं को पढ़ते समय, रसास्वादन के समय, उन रचनाओं के अनुदित रूप के पाठक को वो रचना लगनी मूल लेखक की ही चाहिए, इसका ध्यान उसको रखना होता है। यानी अनुवादक की रचना न बन जाए वो। पाठक को यह नहीं लगना चाहिए कि मूल रचना में इस कदर परिवर्तन कर दिया गया है कि उसका लेखक, मूल लेखक ही बदल गया है। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर अनुवादक को अपनी गुणवत्ता का अर्जन करना चाहिए। उसे दोनों भाषाओं की पठनीयता, दोनों भाषाओं के लेखन अभ्यास, दोनों भाषाओं के श्रवण अभ्यास और वाचन अभ्यास, इससे जुड़े रहना चाहिए। तभी वह अनुवाद करते हुए मूल रचना और रचनाकार के साथ न्याय कर सकता है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।